हाय वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार और आज के इस लेक्चर में हम प्राइमल और डुअल के बीच के रिलेशनशिप को देखेंगे कि प्राइमल और डुअल में क्या फ़र्क होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जो आपका प्राइमल होता है ना, वो हमेशा लेस देन प्राइमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो भी रिजल्ट आने वाला है। लेट्स सपोज मैक्सिमाइज जी, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास था। प्रीवियस लेक्चर में हम ये कवर कर चुके हैं, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। मैक्सिमाइज जी ये हमारे पास प्राइमल इक्वेशन का था, और जहाँ से मिनिमाइज डब्ल्यू ये हमारे पास डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना था। तो ये कहता है कि अगर आपने आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ओरिजिनल वाला, वो लेस देन और इक्वल टू है जो आपने डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया है उसके आंसर के, तो फिर जो होगा वो बेहतर और ऑप्टिमल आंसर होगा। सही है। तो ये हमेशा जो है लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए। उसकी रेंज के बीच में ही जो आपको है ऑप्टिमल आंसर मिल सकता है, या आप उसके बीच में कोई सा भी अगर आप थोड़ी सी चेंजेस करेंगे तो आंसर में भी, अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा, तो उसमें इससे ज़्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप का जो रीजनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो मिनिमाइज जी यहाँ पे दे रहा है और मैक्सिमाइज जी यहाँ पे दे रहा है और मिनिमाइज जी रियल लाइन पे यहाँ पे दे रहा है। सही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप उसमें चेंजेस करें तो कहीं वो ऑप्टिमल यहाँ पे दे रहा हो। ऑप्टिमल उसे इस बाउंड्री से बाहर नहीं देना चाहिए। ये हम देखते हैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू इसका क्या मतलब है। ये y1 और y2 वही लास्ट एग्जाम्पल वाली वैल्यूज मैंने उठा ली हैं। सही। प्रीवियस लेक्चर से ही ये लेक्चर लिंक्ड है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको वो लेक्चर काफ़ी पहले इसे देख लेना चाहिए, तभी आपको ये लेक्चर बेहतर तरीके से समझ आने वाला है। तो y1 की वैल्यू आ गई 5.8, y2 की वैल्यू आ गई -0.4, और यहाँ से हमने x1 x2 x3 s1 और r1 की वैल्यूज़ भी निकाल ली। क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने ये चीज़ भी बताई थी यहाँ पर कि x1 से ही हमने अपने ये डुअल के कंस्ट्रेंट्स बनाए थे न्यू। तो x1 एक्चुअल में ये पूरे का पूरा कंस्ट्रेंट है, x2 ये वाला पूरा कंस्ट्रेंट है। तो वहाँ पे हम यही कर रहे हैं y1 प्लस 2y2, और ये 5 जो होगा इस साइड से इस साइड आ जाएगा। ठीक हो गया। तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, हमारे पास x1 के। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, आप इसे देख सकते हैं कि ये y1 था प्लस 2 ऑफ y2 माइनस 5, जो एक ही साइड पहले प्लस 5 थे, साइड आके -5 हो गया। तो यहाँ पे y1 और y2 की वैल्यूज पुट की हैं जो कि यहाँ पे मेरे पास आई हुई थी। वहाँ से x1 x2 x3 s1 और r1 की वैल्यूज मेरे पास आ गई। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मतलब मेरे पास मेरे कंस्ट्रेंट्स मुझे पता चल गए कि हर कंस्ट्रेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जब आपको ये पता चल गए तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमाइज ऑफ जी। क्योंकि मैक्सिमाइज ऑफ जी की ही वैल्यू आपने एक्चुअल में फाइंड करना होती है, और यहाँ से तो मिनिमाइज ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता चल गई थी जो कि यहाँ पे हमने देख ली थी। और मैक्सिमाइज ऑफ जी के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था कि यस 5x1 प्लस 12x2 प्लस 4x3 प्लस 0s1 माइनस m ऑफ r1। तो यहाँ पे अगर आप वो वैल्यूज पुट करेंगे तो मैक्सिमाइज ऑफ जी की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी। लेकिन हमारा कंसर्न इस चीज़ से नहीं है, हमारा कंसर्न इस चीज़ से है कि पुराना आंसर तो जो भी था आपके पास, अब नया एक कंस्ट्रेंट अगर आपको दिया जाए तो आप वो बताएं कि क्या वो हमारे इस प्रीवियस जो क्वेश्चन है इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, प्रीवियस कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो न्यू कंस्ट्रेंट हमें दिया गया x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, x3 8/3 यानी कि 2.67, और y1 जहाँ पे बताया गया कि y1 क्या थे 6 और y2 0 था, ये आपको दे दिया गया। अब कहा गया कि चेक करें क्या ये इसके लिए ऑप्टिमल आंसर क्रिएट करेगा। मैक्सिमाइज जी तो आपको पता चल गया ना, यहाँ से मैक्सिमाइज जी आ गया, इन वैल्यू से मिनिमाइज डब्ल्यू आ गया। अब हमने देखना है कि क्या ये जो नया कंस्ट्रेंट बना है ये ऑप्टिमम हो सकता है, तो वो करते हैं हम चेक। मैक्सिमाइज जी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें पता है कि क्या है हमारे पास, इसका 5 ऑफ x1 प्लस 12 ऑफ x2 प्लस 4 ऑफ x3, और यहाँ पे ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो 10 इंटू 2/3 आ गया। और मिनिमाइज ऑफ डब्ल्यू अगर करेंगे ये मतलब 10 पॉइंट समथिंग आंसर है, 10 इंटू नहीं है। और ये हो गया मिनिमाइज ऑफ डब्ल्यू, मिनिमाइज डब्ल्यू 10y1 प्लस 8y2, वही पुराने कंस्ट्रेंट्स जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखना पड़ेगा, उसी की एक्सटेंशन है।
अब यहाँ पे मैंने y1 और y2 की वैल्यू पुट की तो ये आ गई 60 और ये वाली वैल्यूज मेरे पास आ गई 2 इंटू 10 इंटू 10 2/3। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो वैल्यू आई है मिनिमाइज ऑफ डब्ल्यू, यहाँ पे भी ऊपर भी कहा गया था कि जो मैक्सिमाइज ओरिजिनल वाले की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए ड्यूल वाले की वैल्यू के। तो यहाँ पे ये चीज़ तो सेटिस्फाई हो रही है कि ये वैल्यू लेस है 60 से। सही है, आप ये चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती तो इसको डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करें और आपको इजीली समझ आ जाएगी। 10 पॉइंट सम बन रहा है तो वो वैसे भी 60 से छोटा ही होता है। और दूसरी चीज़ कि ये हमारे पास ऑप्टिमल वैल्यू जो है ना जी 5 इंटू 54 इंटू 4/5, ये भी जो थी ये हमारे पास इसी रेंज में फॉल कर रही है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, जो न्यू वैल्यूज आई हैं। अब ये एक मैक्सिमाइज जी, ये वाला मैक्सिमाइज है और मिनिमाइज जी ये है। तो अभी भी अगर हम ग्राफिकली अगर हम समझने की कोशिश करें, हकीकत में ऐसा होगा नहीं, लेकिन आप इसको अगर समझ नहीं सके इस चीज़ को तो यहाँ से समझें। लेट्स सपोज इनिशियल हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन यहाँ पे आ रहा था। जब हमने इसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट्स वगैरह अप्लाई किए, थोड़े से चेंज किए, ये वाली तीनों लाइनें हमें यहाँ पे ऑप्टिमल सोल्यूशन दे रही हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे या इस लाइन पे यहाँ पे ऑप्टिमल सोल्यूशन दे रही है। तो हमने ये देखना होता है कि क्या इसके अलावा और कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं है। क्या ये इस इन बाउंड्री से मतलब इस पॉइंट के अलावा कहीं और तो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आ रहा, या क्या हमारे इन कंस्ट्रेंट्स को, जैसे कि x1 पॉजिटिव होना चाहिए, x2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा होता था तो हम क्या कहते थे कि आंसर हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन करेक्ट है। अगर यहाँ पे कहीं ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाता तो हम क्या कहते थे हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन सही नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ ही हो रही है कि एक मिनिमाइज वैल्यू आपके पास है, एक मैक्सिमाइज वैल्यू है, उसके बीच में आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। तो अगर वो इसके अंदर ही है तो हम ये कहेंगे कि अभी भी हमारे इस प्रॉब्लम के लिए भी ऑप्टिमल सोल्यूशन यही है। बेशक उसमें आपने थोड़ी सी अल्टरेशन भी कर दी है। ये तो पुराने वाले क्वेश्चन की यहाँ तक एक्सटेंशन थी। अब मज़ीद हम यहाँ पे नए क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे प्राइमल और डुअल में मज़ीद क्या है, किस किस्म का रिलेशन है। या अगर आपके पास प्राइमल की कुछ चीज़ें आपको बताई जाएँ तो वहाँ से आप डुअल कैसे बना सकते हैं, या डुअल का अगर आपको कुछ हिंट्स दे दी जाएँ तो आप वहाँ से प्राइमल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और ऐसी सब चीज़ें। यहाँ पे आपके पास प्राइमल आपको दे दिया गया, सही है, वही सब चीज़ें जो हम करते आ रहे हैं और उसका हमने डुअल बना लिया। डुअल बनाने के बाद ये हमने सिंप्लेक्स टेबलो बनाया प्राइमल के लिए, प्राइमल के लिए टेबलो बना लिया। ये चीज़ें भी आपको क्लियर हैं, आपको पता है टेबल कैसे बनाया जाता है। और यहाँ से इसके ऊपर हमने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते रहे, जैसे कोई इंटर करेगा एग्जिट करेगा, इंटर करेगा एग्जिट करेगा, करते कराते हमारे पास एक ऑप्टिमल टेबल आ गया। सही। और इस ऑप्टिमल टेबल में आपको याद होगा कि शुरू में जो पहला टेबल होता था, फर्स्ट टेबल प्राइमल का, वो हमें क्या देता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा होता था। और लास्ट वाला जो ऑप्टिमल टेबल होता था वो हमें क्या देता था, इनवर्स मैट्रिक्स देता है। यहाँ तक चीज़ें ये रिवीजन ही हो रही हैं, ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको ये वैल्यूज़ ना पता हों, मतलब आप नहीं चाहते कि इसके बीच में जो नंबर ऑफ स्टेप्स आपने परफॉर्म किए हैं, यहाँ से 3 से 4 आइट्रेशंस या 5 आइट्रेशंस करके आप जो ऑप्टिमल टेबल ला रहे थे, अब आपको ये आइट्रेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस फार्मूला 1 को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से इससे डायरेक्ट ये वाला टेबल बना सकते हैं। तो कैसे ये टेबल बनाएंगे हम डायरेक्ट, इसके लिए आपको इन्वर्स पता होना चाहिए। यस, इसके लिए आपको इन्वर्स गिवन होगा पहले से, ये पता नहीं होना चाहिए गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये हमारे पास टेबल है और इसका ये इन्वर्स है फाइनल में, तो आप वहाँ से ये लास्ट ऑप्टिमल टेबल बना सकते हैं। तो ये आप देखेंगे इन्वर्स के साथ आपने सबसे पहली वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। जो पहली वाली वैल्यू x1 की क्या थी, 1/2। अगर इन्वर्स जो यहाँ पे इन्वर्स आएगा उसकी वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ की पोजीशन की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि 0 और 1 है। जैसे इस इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया 1 और 2 से 0 और 1 आ गया। अब इसी इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया x2 की वैल्यू 2 और -1 के साथ, x2 को इस इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया 2 और -1 के साथ, तो ये 1 और 0 सेकंड वाली जगह की उसी की पोजीशन, मतलब
इस इनवर्स को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसको, यस, ये इनवर्स को अगर आप इस x1 की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x1 की वैल्यूज आ जाएंगी। इनवर्स को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी। x3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको ओरिजिनल x3 के साथ वैल्यूज के साथ तो x3 की वैल्यूज आएंगी। और देन इनवर्स को s1 की वैल्यूज के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो s1 की वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे ऑप्टिमल की। और इनवर्स को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। यही सारा काम हो रहा है। तो आपको आइट्रेशंस नहीं करना पड़ेंगी, ये गिवन होगा ना, आपको पहले से बता दिया गया होगा कि ये इनवर्स है। अगर ये इनवर्स है तो क्या आपके पास ऑप्टिमल टेबल आएगा, तो आप डायरेक्ट ये ऑप्टिमल टेबल बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखें, हमने अभी तक सिर्फ ऑप्टिमल टेबल बनाया, हमें ये जी वाली रो का भी नहीं पता। जी वाली रो इनिशियल में ये थी, अब फाइनल जी वाली रो क्या होगी। तो अगर ये आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपने क्या यूज करना है, फार्मूला 2 यूज करना है। फार्मूला 2 क्या है, फार्मूला 2 कहता है आपको कि आप y1 और y2 की वैल्यूज फाइंड कर लें पहले। और y1 और y2 की वैल्यूज फाइंड करने का तरीका आपको यहाँ से मैंने बता दिया था। अगर आप डुअल से मज़ीद फॉरवर्ड जाते हैं तो आपने क्या करना होता था, आप y1 के लिए y1 की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप कोएफिशिएंट्स उठाएंगे, जी के कोएफिशिएंट्स उठाएंगे और उसके बाद ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू उठाएंगे। जी के कोएफिशिएंट आपको बता दिए जाएंगे और ओरिजिनल वाली वैल्यू आप टेबल से देख लेंगे, इनिशियल टेबल से। जैसे इस केस में 0 थी और 29/5 आई थी और y2 -2/5 आई थी पुरानी एग्जांपल के तहत। और यहाँ पे आपको वही होगा, आप लेट्स सपोज पुरानी एग्जांपल को ही हम कंटिन्यू चूंकि कर रहे हैं तो हमारे पास y1 क्या है 29/5 और y2 क्या आ गया -2/5। अब इस y1 और y2 को आपने क्या करना है, इस वैल्यूज को पुट करना है आपने, ये x1 x2 x3 s1 और r1 के लिए, जैसे अभी यहाँ पे लास्ट में इसी लेक्चर में हमने किया है, शुरू में कर चुके हैं ये चीज़ कि आप क्या कर रहे थे, यहाँ से x1 x2 x3 s1 और r1 की वैल्यूज फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ से मैंने सारी की सारी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। ये जो वैल्यूज होंगी ये मेरी z की वैल्यूज होंगी, 003/5 29/5 498/5। और यहाँ पे अगर मैं टेबल में देखूँ तो 003/5 29/5 और 498/5 यही वैल्यू आ रही है। और फिर जब इन वैल्यूज को पुट किया जाए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाता है। और यहाँ से आपके पास x1 और x2 की वैल्यूज तो आपको मैंने बताया था जो कि गिवन होंगी। तो ऐसे आप बिना आइट्रेशंस में जाए आप ये सारे का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सही हो गया। तो अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे रेडी मिक्स की एक प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सही है, अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो इससे प्रीवियस अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आया तो ये काफ़ी हद तक आपकी मदद कर देगा, जो भी अभी तक हमने सब कुछ किया है उसको समझने में। तो यहाँ पे आपके पास प्राइमल इक्वेशन है, प्राइमल इक्वेशन जैसे दी होती है, यहाँ से प्राइमल से हमने क्या किया, अपना टेबलो बना दिया। और टेबल पे वैसे ही जैसे हम प्रीवियस ऑपरेशंस करते आ रहे थे लेक्चर 2 3 4 5 में आपने देखे होंगे, तो वहाँ से एक हमारे पास ऑप्टिमल टेबल आ जाता था। इस ऑप्टिमल टेबल से हमें z की वैल्यू पता चल जाती थी, x1 की वैल्यू तब क्या होगी, x2 की वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ें हमें पता चल जाती थी। सही है। अब यहाँ पे डुअल में आप क्या कर रहे होंगे, जब आप डुअल लेंगे, ये इसी प्रॉब्लम का डुअल लिया हुआ है मैंने। सही है, इसी प्रॉब्लम का यहाँ पे मैंने डुअल ले लिया। डुअल लेने के बाद ये वैल्यूज क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, लेकिन डुअल में कैलकुलेशंस करने के लिए मुझे वैल्यूज क्या है, साइड चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। नेगेटिव में क्यों चाहिए ये मैं भी बताता हूँ आपको। बहरहाल अभी तक ये याद कर लें, मुझे इस साइड वैल्यूज नेगेटिव में चाहिए। अभी ये नेगेटिव में चाहिए तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस के साथ, फिर ये साइन भी इन्वर्स हो जाएंगे, जैसे ये लेस देन और यहाँ पे -5 और -4 आ गया। अब यहाँ से मैं वैसे ही टेबल बना लूंगा, w की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यहाँ से -24, ये साइड जाके -6 हो जाएगा, ये साइड जाके -1 हो जाएगा, ये साइड जाके -2 हो जाएगा, s1 और s2 यहाँ से आ जाएंगे, लेस देन हटाएंगे जब तो ये दोनों 0 हो जाएंगे यहाँ के लिए। फिर s1 इस रो के लिए क्या होगा, यहाँ से ये -6 आ गया, ये -1 आ गया, ये +1 आ गया, y4 यहाँ पे है नहीं तो ये 0 होगा, s1 यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 0 और ये -5। सेम फॉर s2 की वैल्यूज यहाँ से -4 -2 -1 -1 0 1 और -4 यहाँ से मैंने पुट कर दी, क्योंकि यहाँ पे s1 नहीं है तो s2 होगा, तो s2 क्या होगा 1 होगा, तो ये पुट कर दिया।
अब यहाँ पे प्रीवियसली हम क्या कर रहे थे, जो हमारे पास प्राइमल था, प्राइमल में हमारे पास रेशो यहाँ पे हुआ करती थी, हम उस रेशो की बेस पे डिसाइड करते थे कौन हमारे पास एग्जिट करेगा, ऐसा ही होता था। अब यहाँ पे हमने क्या करना था, वहाँ पे हम फिर एक और चीज़ भी देखा करते थे प्राइमल में कि कौन सी वैल्यू अगर मैक्सिमाइज का बोला गया हुआ है तो कौन सी वैल्यू सबसे मिनिमम है वो एंटर करेगी और रेशो के अकॉर्डिंग एक वैल्यू एग्जिट कर जाती थी। पर डुअल में ऐसा नहीं होता, डुअल की कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। डुअल में आपने ये देखना है कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव बड़ी वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे नेगेटिव सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी, -5 थी, तो ये एग्जिट कर जाएगा। यहाँ पे एग्जिट पहले डिसाइड हो जाता है, वहाँ पे पहले हम इंटरिंग डिसाइड करते थे। यहाँ पे -5 है तो ये एग्जिट हो गया, ये एग्जिट होगा तो इंटर कौन होगा अब इसकी जगह पे, ये भी सवाल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी इस S1 की रो में नेगेटिव वैल्यूज हैं उनका रेशियो ले लेंगे, किसके साथ, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके साथ। जैसे ये मैं भी बता रहा हूँ, ये आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ आने वाली है, वरना भूल जाना इसको आप, बेशक डरावना ख्वाब बन जाएगा अगर आप इसको नहीं समझेंगे। तो ये होने वाला है -24 डिवाइडेड बाय -6, ये यही -24 इसको डिवाइड बाय -6 किया। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस काम में क्या लेना होता है, मॉड, जो भी आंसर आता है उसका मॉड, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आपको चाहिए, पॉजिटिव वाला मॉड चाहिए आपको, सही है। तो ये हो जाएगा 6 1 ज़र 6, 6 4 ज़र 24। तो यहाँ पे ये मेरे पास मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, इज इक्वल टू 4 है ना, तो मैंने 4 लिख दिया, सही है। y1 तो आपके पास ऐसे आ गया। अब y2 के लिए आपने क्या करना है, फिर वही काम, -6 बाय -1 और आ जाएगा यहाँ पे 6। सिर्फ माइनस वाली वैल्यूज, एक माइनस वाली ये थी, एक माइनस वाली ये थी, इसलिए मैंने इन दो को ही कंसिडर किया। इस रो में कोई भी और माइनस नहीं वाली नहीं वैल्यू थी, नहीं थी मतलब, और इसके अलावा। तो अब यहाँ पे सबसे कम इफेक्ट किसका होने वाला है, -4 का, तो इसी वजह से मैंने इस कॉलम को इंटर करवा दिया, y1 इंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये y1 इंटर हो गया। सेम फिर यहाँ पे देखेंगे, अब वैल्यू नेगेटिव कौन सी है, -2/3, तो ये रो एग्जिट कर जाएगी। और यहाँ पे माइनस वैल्यूज कौन कौन सी हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो इनको डिवाइड कर देंगे, मतलब इसको डिवाइड कर देंगे इस पे, -2 -4/3, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ये 3/2 आ जाएगा, मतलब 1.5 आ जाएगा। तो इसमें भी सबसे कम रेशो किसकी आई, यहाँ पे बाकियों को भी ऐसे डिवाइड किया, सबसे कम रेशो आई 1.5, तो y2 क्या हो जाएगा, इंटर कर जाएगा फिर उसकी जगह पे। देन लास्ट इटरेशन में यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, देन लास्ट इटरेशन में यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव आ जाएंगी। तो अब कोई भी इंटर नहीं कर रहा, कोई भी एग्जिट नहीं कर रहा, जब कोई एग्जिट नहीं कर रहा तो कोई इंटर नहीं करेगा, और फिर यहीं से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, w इज इक्वल टू 21, y1 की वैल्यू भी आ जाएगी और इसी तरह y2 की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। ये ऑप्टिमल वैल्यूज हैं। अभी पहले से हमने जो भी की थी वो एस्टिमेटेड हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे थे, लेकिन ये एक ऑप्टिमल वैल्यू है, अपनी सबसे बेहतर किस्म का रिजल्ट है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो w इज इक्वल टू 21 है और z इज इक्वल टू भी 21 है। तो ये आपके पास ऑप्टिमल केस में हमेशा तकरीबन आपको ये इक्वल ही मिलेंगी, z की वैल्यू और w की वैल्यू। यहाँ तक था हमारा आज का ये लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।